नमस्कार, मैं हूं कैलाश नवले और आपका स्वागत है रानुकैल एडवांस सीएसवी ट्रेनिंग में। प्रकार टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो वैलिडेशन लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में कई बार इसे सही समय और सही तरीके से नहीं किया जाता। और वह टॉपिक है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन यानी कि हम इसे डीक्यू के नाम से जानते हैं। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपकी कंपनी एक नया फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट खरीदने वाली है। यूआरएस तैयार है, सप्लायर सेलेक्ट हो चुका है, डिज़ाइन आपके सामने है और अब परचेस ऑर्डर रिलीज होने वाला है। लेकिन परचेस ऑर्डर जारी करने से ठीक पहले आपको डिज़ाइन में एक क्रिटिकल प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब आपके पास ऑप्शंस है, आप सप्लायर से डिज़ाइन चेंज करने के लिए कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट को दोबारा इवेल्युएट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो सप्लायर को भी बदल सकते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर इक्विपमेंट खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन के समय या फिर ओक्यू के दौरान सामने आई तो अब सिचुएशन पूरी बदल जाती है। इक्विपमेंट खरीदा जा चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन आगे बढ़ चुकी है, सप्लायर के साथ कमर्शियल कमिटमेंट भी हो चुका है और अब एक छोटा सा डिज़ाइन गैप भी, चेंज रिक्वेस्ट जिसे हम चेंज कंट्रोल भी कहते हैं, चेंज रिक्वेस्ट, रिवर्क, डिले, डेविएशन या फिर कापा तक, कापा तक ये चीज़ें जा सकती है। इसलिए इस सेशन में हम केवल यह नहीं सीखेंगे कि डीक्यू की डेफिनेशन क्या होती है, हम सीखेंगे कि एक वैलिडेशन या सीएसवी प्रोफेशनल प्रपोज डिजाइन को प्रैक्टिकली कैसे इवेलुएट कर सकता है, कौन सी इक्विपमेंट वेरीफाई करनी है, डिजाइन में एविडेंस कहाँ देखना है, मतलब जो जीएमपी सुटेबिलिटी कैसे एक्सेस करनी है, कौन से क्रिटिकल क्वेश्चन सप्लायर से पूछने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट परचेस ऑर्डर जारी होने से पहले डिजाइन को कब अप्रूव करना है, कब कंडीशंस के साथ अप्रूव करना है और कब रिजेक्ट करना है। क्योंकि वैलिडेशन में सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम कितनी जल्दी आइडेंटिफाई होती है यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिजाइन क्वालिफिकेशन इसी अर्ली स्टेज पर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मौका देती है, डिजाइन क्वालिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन को प्रैक्टिकली समझना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, व्हाई डीक्यू इज द स्टेज एवरीबॉडी स्किप्स। अब सवाल है, जब डीक्यू इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर इसे स्किप क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि डीक्यू का आउटपुट इमीडिएटली दिखाई नहीं देता। सिंपल, डीक्यू के बाद आपके पास कोई नया इक्विपमेंट नहीं आता, कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं होती और कई बार परचेस ऑर्डर में थोड़ी डिले भी होती है। इसलिए प्रोजेक्ट प्रेशर में डीक्यू को कई बार अननेसेसरी एक्टिविटी समझ लिया जाता है, लाइक ये कुछ काम का ही नहीं है, ऐसा समझ लिया जाता है। ठीक है। लेकिन लेकिन केवल कोटेशन और डेटा सीट देखकर यह प्रूव नहीं होता कि प्रपोज डिजाइन आपके सभी अप्रूव्ड यूजर रिक्वायरमेंट्स जो थी उसको पूरा करती है। अब देखिए, व्हाट स्किपिंग, स्किप क्या करते हैं हम कि इक्विपमेंट ऑर्डर फ्रॉम कोटेशन एंड डेटा शीट, मतलब कोटेशन और डेटा शीट देख के हम लोग थोड़ी ना इक्विपमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। सही बात है ना? इक्विपमेंट को कोटेशन और डेटा शीट देखकर सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये तो गलत बात है। उसमें तो यूजर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही है पता ही नहीं चलेगा।
DQ का काम यही वेरीफाई करना है कि यूआरएस में जो मांगा गया था, हमारा जो यूआरएस का रिक्वायरमेंट था, वो DQ में फुलफिल हो रहा है क्या डिजाइन में। इसी ये चेक करने का काम DQ का है। तो DQ का काम ये वेरीफाई करना है कि यूआरएस में जो मांगा गया है प्रपोज डिजाइन वास्तव में उसे पूरा करता है या नहीं। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, कई प्रोजेक्ट में यूआरएस पहले से प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती। मतलब जो यूआरएस ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया है वो यूआरएस इटसेल्फ रॉन्ग है। यूआरएस रिटर्न आफ्टर द परचेस ऑर्डर, देखो यहाँ पे यूआरएस रिटर्न आफ्टर द परचेस ऑर्डर टू मैच व्हाट वाज बॉट, मतलब पहले परचेस कर लिया फिर बाद में यूआरएस बनाया। सप्लायर सिलेक्ट हो जाता है, परचेस ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद यूआरएस को सप्लायर के सेलेक्टेड इक्विपमेंट के हिसाब से तैयार किया जाता है। मतलब ये पूरी गलत बात है। यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब वो रिस्क क्या है, क्योंकि यूआरएस का मतलब यूआरएस का जो पर्पस है ये डिफाइन करना है कि हमें क्या चाहिए। यूआरएस का पर्पस क्या है, सपोज एक हमारा यूआरएस है, इसका पर्पस है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए हम उसको डिफाइन करते हैं, वो यूआरएस लिखते हैं। यूआरएस को ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं बनाया जाता कि हमने जो खरीदा है वही सही है। मतलब आप समझो कि यूआरएस इसलिए बनाते हैं भाई कि मुझे क्या चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इक्विपमेंट ले लिया फिर यूआरएस बन रहा है, मतलब हमने जो खरीदा है वही सही है, वही लिखो उसमें यूआरएस में। तो ये दूसरी प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पे स्किप होती है। फिर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब ये है डिजाइन प्रॉब्लम फाउंड एट आईक्यू व्हेन द मशीन इज ऑन द फ्लोर। अब मान लीजिए डीक्यू नहीं किया गया और इक्विपमेंट साइट पर आ गया है। अब आईक्यू के दौरान पता चला कि डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वेसल प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा है, या फिर वॉल अरेंजमेंट में डेडलेग है, या किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन के लिए आसानी से एक्सेस नहीं किया जा रहा है। मतलब एक इक्विपमेंट के नीचे एक सेंसर लगाया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर, एंड टेक्नीशियन इज नॉट एबल टू कैलिब्रेट बिकॉज ऑफ सफिशियंट एक्सेस, वहां पे जाने के लिए एक्सेस नहीं है या फिर जगह नहीं है। अब ये पूरी मतलब अब यह सिर्फ ड्राइंग पर एक ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। जो जीए ड्राइंग बनता है, जो पीएनआईडी ड्राइंग बनता है, वो ड्राइंग का प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, सप्लायर को मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, रिवर्क हो सकता है, और प्रोजेक्ट तो डिले भी हो सकता है। तो अगर हम पहले मतलब डीक्यू में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और हमें आईक्यू में मिलता है, तो ये इतनी सारी चीजें करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये अब लिम्स बॉट विदाउट चेकिंग वेदर इट कैन इन्फोर्स ई सिग्नेचर। अब कंप्यूटराइज सिस्टम में भी ये मतलब यही प्रिंसिपल लागू होता है। मान लीजिए आपने लिम्स सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में चला कि सिस्टम ऑडिट ट्रेल को आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंट्रोल नहीं कर रहा, नहीं कर सकता, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है सिस्टम में। अब ये कैपेबिलिटी पहले वेरीफाई करने के बजाय आपको सप्लायर के साथ मॉडिफिकेशन या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डिस्कस करना पड़ेगा। करेक्ट ना। अब ये कैपेबिलिटी पहले वेरीफाई करने के बजाय, मतलब हम वो वेरीफाई करने के बजाय हम क्या करेंगे, सप्लायर के साथ मॉडिफिकेशन या फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने डीक्यू में चेक नहीं किया था और तब तक कमर्शियल कमिटमेंट हो चुका होता है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब वेंडर जो बोलेगा वही हमें करना है। वेंडर बोलेगा नहीं सर हमारा तो सिस्टम ऐसा ही है, आपने तो ये बोला ही नहीं था, आपने तो वेरीफाई कर लेना चाहिए था। करेक्ट। और डॉक्यूमेंटेड अगर सारी चीजें हो गई है उस टाइम पे, तो फिर तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, डीक्यू की एक्चुअल वैल्यू समझते हैं। अगर डिफेक्ट डीक्यू में मिल गया, अगर डिफेक्ट, अगर एवरी डिफेक्ट डीक्यू वुड हैव caught it's still there in at IQ, हाँ,
मतलब अगर डिफेक्ट डीक्यू में मिल गया तो वो एक ड्राइंग कमेंट हो सकता है, करेक्ट? मतलब क्या हो सकता है, डीक्यू में अगर मिल गया तो उसकी जो ड्राइंग दी गई है डिजाइन की, उसमें हम एक कमेंट दे देंगे, भाई ये करेक्ट करके दे दो। अगर वही डिफेक्ट अगर वही डिफेक्ट हमें आईक्यू में मिला, सेम सेम डिफेक्ट, मतलब देखो डीक्यू में अगर मिला तो हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई ये करेक्ट करके दे दो। यहाँ पे दूसरा कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही मतलब हमें आईक्यू में मिला तो वो चेंज रिक्वेस्ट, आईक्यू में अगर मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज रिक्वेस्ट मतलब चेंज कंट्रोल, करेक्ट? फिर रीऑर्डर, फिर कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले भी होगा, करेक्ट? और अगर ये सेम डिफेक्ट हमें ऑपरेशन में मिला, लाइक आईक्यू भी खत्म हो गया, तो मामला किधर जाएगा? अगर मतलब ओ क्यू में मिला तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में अगर मिलता है तो क्या होगा, डेविएशन लेना पड़ेगा भाई, डेविएशन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, कापा, अगर सिस्टम यूज होते हुए डेविएशन मिला है तो प्रोडक्ट इम्पैक्ट भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इम्पैक्ट भी करना पड़ेगा। अब सोचो भाई, डिफेक्ट वही है, सिर्फ डिफेक्ट मिलने का स्टेज बदल गया। मतलब पहले हमने डीक्यू में मिल जाता तो क्या होता, आईक्यू में मिलता तो क्या होता, और ओक्यू में मिलता तो क्या होता। मतलब डिफेक्ट वही है ना, सेम है, सिर्फ डिफेक्ट मिलने का स्टेज बदल गया है, और स्टेप बदलते ही उसका कास्ट और इम्पैक्ट बदल गया है। उसको कॉस्ट लगेगी, मैन पावर लगेगा, प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस लॉस होगा, हमारा जो प्रोडक्ट का डिस्पैच डिले होगा, बहुत सारी चीजें होगी। इसलिए डीक्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि डिजाइन डिफेक्ट को उस समय आइडेंटिफाई किया जाए जब उसे चेंज करना अभी भी प्रैक्टिकल और कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली है। और इसी वजह से डीक्यू को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज नहीं समझना चाहिए, यह एक प्रिवेंटिव डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है। यह प्रोजेक्ट के लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर प्रोजेक्ट वाले ये चीजें करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके लिए। अब अगर हमने डीक्यू प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो डीक्यू के दौरान, मतलब डीक्यू जब हम कर रहे हैं तब एग्जैक्टली कौन कौन से काम करने हैं। अगली स्लाइड में हम डीक्यू की 4 कोर कैपेबिलिटीज को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अब आपके सामने 4 चीजें दिख रही है, डिफाइन, वेरीफाई, रिव्यू, डिसाइड। वन बाय वन देखेंगे। अब तक हमने समझा कि डीक्यू को स्किप करने से प्रॉब्लम बाद के स्टेज में जा सकती है। मतलब डीक्यू को अगर हम स्किप कर देते हैं तो प्रॉब्लम बाद के स्टेज में जा सकती है, लेकिन एक अच्छा डीक्यू हमें सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मौका नहीं देता है, ठीक है? एक अच्छा डीक्यू हमें सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मौका नहीं देता है, यह हमें 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देता है, जो आपके सामने दिख रही है स्लाइड पर। इन 4 कैपेबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन, वेरीफाई, रिव्यू, डिसाइड। अब सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन के बारे में। सबसे पहले हमें डीक्यू की बाउंड्री क्लियर करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डीक्यू है उसकी बाउंड्री जो होती है वो क्लियर करनी है। अब अगर हमें बाउंड्री क्लियर करनी है तो डीक्यू कब परफॉर्म होगा, यह डिजाइन रिव्यू से कैसे अलग है, मतलब जो डिजाइन हम रिव्यू करते हैं उससे कैसे अलग है। फैक्ट यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, एफएटी,
जिसे हम एफएटी कहते हैं, ठीक है। इससे इसका क्या डिफरेंस है, मतलब डीक्यू में और एफएटी में क्या डिफरेंस है, और आईक्यू भी, लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली। आईक्यू इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन से इसका क्या डिफरेंस है। अगर इन एक्टिविटीज का पर्पस क्लियर नहीं होगा, ये तीन मतलब जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज का पर्पस क्लियर नहीं होगा तो एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी का सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट समझने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि डीक्यू नहीं हुआ तो वो एफएटी में कवर हो गया है या फिर आईक्यू में चेक कर लिया है। इसलिए हमें डिफाइन करना जरूरी होता है कि डीक्यू कब होगा, डिजाइन रिव्यू कैसे अलग है, और एफएटी और फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है से इसका क्या डिफरेंस है डीक्यू के साथ, ठीक है। अब वेरीफाई क्या करना है हमको, वेरीफाई trace every user requirement to a feature of the proposed design and find the ones that are not there। अब क्या दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम है वेरीफाई करना, ठीक है। पहला हम डिफाइन क्या करेंगे वो हमने देखा। अब हम वेरीफाई वेरीफाई कैसे करेंगे। हमारे पास अप्रूव्ड यूआरएस है, ये हम चेक करेंगे। अब अगर सप्लायर ने प्रपोज डिजाइन दिया है, अब सप्लायर ने अगर प्रपोज डिजाइन दिया है, हमें हर रिक्वायरमेंट को डिजाइन के अगेंस्ट वेरीफाई करना है। मतलब जो अप्रूव्ड यूआरएस हमारे पास है उसमें जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, अब यूआरएस है तो उसमें ऑब्वियस यूजर रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगर सप्लायर ने हमें प्रपोज डिजाइन दिया है, वो देता है प्रपोज डिजाइन, ही विल गिव अस प्रपोज डिजाइन, तो हमें प्रपोज डिजाइन में ये चेक करना है कि हमारा इधर का रिक्वायरमेंट इधर है या नहीं है, वेरीफाई करना है। करेक्ट। यानी केवल ये नहीं सीखना है कि रिक्वायरमेंट मेट है, मतलब हम लिखते हैं ना मेट नॉट मेट, मेट नॉट मेट, वो नहीं लिखना है हमें। हमें यह दिखाना है कि डिजाइन में रिक्वायरमेंट कहाँ और किस एविडेंस के थ्रू मीट हो रही है, किस पेज पे है, किस पेज पे लिखा है कि ये यूआरएस का जो ये रिक्वायरमेंट था वो एविडेंस के थ्रू मीट हो रही है, कुछ एविडेंस वहाँ पे दिया है, ड्राइंग दिया है, कुछ जो भी है। और अगर कोई रिक्वायरमेंट प्रपोज डिजाइन में अवेलेबल नहीं है, मतलब उन्होंने जो प्रपोज डिजाइन दिया है एंड और हमारा रिक्वायरमेंट उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसे गैप के रूप में आइडेंटिफाई करना होगा। यू आइडेंटिफाई द गैप हियर इन वेरीफाई। ओके, सो नेक्स्ट रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब क्या है कि जीएमपी पर्सपेक्टिव से डिजाइन देखना। जीएमपी पर्सपेक्टिव, यहाँ पे हमारा जीएमपी इन्वॉल्व हो गया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो हमें उदाहरण के लिए क्या इक्विपमेंट प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो क्लीनिंग वैलिडेशन फेल हो जाएगा। क्या मटेरियल सुटेबल है, नहीं है तो बैच फेल हो जाएगा। क्या इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के लिए एक्सेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो बड़ा ऑब्जर्वेशन आएगा, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म कैलिब्रेशन फॉर दोस इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो मशीन नहीं चला सकते हैं। और अगर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है तो क्या उसमें रिक्वायर्ड रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, लाइक 21 CFR पार्ट 11, ऑडिट रेल्स, ऑडिट रेल्स कैप्चर हो रहा है क्या, यूजर प्रिविलेजेस है क्या, सुपरवाइजर अकाउंट है क्या, एडमिन अकाउंट है क्या, ऑडिट रेल मॉडिफाई तो नहीं हो रहा, डिलीट तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हमें उसमें कैपेबिलिटीज है क्या रिव्यू करना पड़ेगा। यानी डिजाइन सिर्फ टेक्निकली वर्केबल होना पर्याप्त नहीं है, उसे जीएमपी इन्वायरमेंट में भी सुटेबल होना चाहिए, उसे जीएमपी इन्वायरमेंट में भी सुटेबल होना चाहिए। अब लास्ट वन है डिसाइड। अब डिसाइड ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो डीक्यू का फाइनल प्रपोज्ड सिर्फ ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाना तो नहीं है, करेक्ट। डीक्यू का फाइनल प्रपोज मतलब उसका पर्पस क्या, हमें ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाना है क्या, वो तो नहीं है।
DQ के बाद हमें एक क्लियर रिकमेंडेशन देनी है। क्या? DQ के बाद हमें एक क्लियर रिकमेंडेशन देनी है, क्या प्रपोज डिजाइन एक्सेप्टेबल है या नहीं। मतलब क्या डिसाइड करना है हमें? DQ के बाद जो प्रपोज डिजाइन मतलब उन्होंने दिया है वेंडर ने, वो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, क्या कुछ कंडीशंस के साथ एक्सेप्टेबल है। मतलब दो चीजें हमें यहाँ पे नॉट मेट हो रही है यूआरएस के साथ, नॉट मेट इन यूआरएस। सो ये ये मेट करने के लिए कंडीशन आएगा ना। सो क्या कुछ कंडीशन के साथ एक्सेप्टेबल है या क्रिटिकल गैप है और डिजाइन को रिजेक्ट करना चाहिए। सपोज यू फाइंड समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो डिजाइन का ही गैप है, डिजाइन प्रॉब्लम है, क्रिटिकल गैप है। सो क्या हमें DQ रिजेक्ट करना चाहिए। इसलिए इसलिए फॉर मतलब ये रीजन से DQ का जो आउटकम होगा डिसाइड, ये जो डिसाइड करेंगे हम लोग वो किस में करेंगे। एक तो अप्रूव्ड रहेगा, अप्रूव्ड। सेकंड वन कंडीशनल अप्रूव्ड। क्या? कंडीशनल अप्रूव्ड मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो बाद में कर सकते हैं तो कंडीशनल अप्रूव्ड, अदरवाइज रिजेक्ट। अदरवाइज क्या? रिजेक्ट। आई होप गाइज आपको ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो सेशन है ये एडवांस CSV ट्रेनिंग का सेशन है, आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो जो एडवांस ट्रेनिंग के पार्ट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियोस अगर आपको सच में पसंद आ रहे हैं तो पूरा देख के आप ज्ञान भी बटोर सकते हैं। अगर आपकी कुछ कमेंट्स है, आपकी कुछ रिकमेंडेशंस है, या आप कुछ नया टॉपिक चाहते हैं, या फिर हमारे टीच करने में आपको ऐसा लगता है कि कुछ गैप्स है जैसे हम DQ में ढूंढते हैं, सो यू कैन राइट इन द कमेंट एंड वी विल इम्प्रूव आवर टीचिंग वेज। हम कैसे किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए या आपको क्या एग्जाम्पल्स देने चाहिए आप बता सकते हैं। ध्यान रखिए, एक स्ट्रॉन्ग DQ प्रोफेशनल मतलब एक स्ट्रॉन्ग DQ प्रोफेशनल जो है सिर्फ यह नहीं बताता कि डिज़ाइन में क्या है, वो सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि डिज़ाइन में क्या होता है, वो उसने ये भी बताना है कि डिज़ाइन में क्या मिसिंग है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और परचेज डिसीजन से पहले क्या एक्शन लेना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग DQ प्रोफेशनल ने बताना चाहिए। और यही DQ को एक सिंपल डॉक्यूमेंट रिव्यू से एक मीनिंगफुल डिजाइन डिसीजन बनाता है। अब इन कैपेबिलिटीज को समझने के बाद अगला फंडामेंटल सवाल है, DQ लाइफ साइकिल में एग्जैक्टली कहाँ परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो लाइफ साइकिल है, DQ लाइफ साइकिल, तो उसमें एग्जैक्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है DQ, क्योंकि सही एक्टिविटी को गलत समय पर करने से उसकी पूरी वैल्यू बदल सकती है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि मतलब DQ कहाँ करना चाहिए। ठीक है। अब अब तक हमने DQ का पर्पस समझ लिया, लेकिन DQ की इफेक्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड करती है, टाइमिंग। सही सुना आपने, टाइमिंग। सही, DQ अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका प्रैक्टिकल वैल्यू काफी कम हो सकता है। पहले हम लाइफ साइकिल को समझते हैं। एक टिपिकल प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारी यूआरएस, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है तैयार और अप्रूव होती है, मतलब हम उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर अप्रूव कर लेते हैं। इसके बाद सप्लायर से डिस्कशंस होते हैं और उनके प्रपोज डिजाइन जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। यही वो स्टेज है जहां DQ की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि अभी परचेस ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। मतलब अगर डिज़ाइन में कोई गैप मिलता है तो हम सप्लायर को डिज़ाइन चेंज करने के लिए कह सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रिक्वायरमेंट और प्रपोज सॉल्यूशन को फिर से इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर डिज़ाइन एक्सेप्टेबल नहीं है तो परचेस डिसीजन को भी रिकंसिडर किया जा सकता है। करेक्ट। अब DQ के बाद
क्या होता है कि डीक्यू के बाद परचेस ऑर्डर आता है, फिर इक्विपमेंट या सिस्टम का बिल्ड और सप्लाई होता है, और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टेज आती है जहां हम आईक्यू परफॉर्म करते हैं। इसलिए लाइफ साइकिल में डीक्यू की पोजीशन को ध्यान से देखिए। यूआरएस, सबसे पहले आएगा यूआरएस, ठीक है। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जो है वो हमें प्रपोज्ड चेंज देगा, प्रपोज्ड डिजाइन देगा प्रपोज्ड डिजाइन। फिर उसके बाद में डीक्यू, फिर परचेस ऑर्डर, चलो पीओ परचेस ऑर्डर, फिर वो बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, सप्लाई करेंगे हमको उस इक्विपमेंट को, और फिर आएगा आईक्यू। अब डी क्यू प्रपोज डिजाइन और परचेस कमिटमेंट के बीच में है। डी क्यू कहाँ पे है, ये और इनके बीच में, ये यहाँ पे डी क्यू है। डी क्यू प्रपोज डिजाइन और परचेस कमिटमेंट के बीच में है। अब एक ही डिजाइन प्रॉब्लम को तीन अलग अलग स्टेज में इमेजिन कीजिए। एक ही डिजाइन प्रॉब्लम को तीन अलग अलग स्टेज में इमेजिन कीजिए। अगर प्रॉब्लम डीक्यू में मिलती है तो वो एक ड्राइंग कमेंट या डिजाइन गैप हो सकती है जो हमने देखा। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम आईक्यू में मिलती है तो इक्विपमेंट ऑलरेडी खरीदा और इंस्टॉल है, इसलिए चेंज रिक्वेस्ट, रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट और प्रोजेक्ट डिले हो सकती है। और अगर प्रॉब्लम ऑपरेशन में अगर आइडेंटिफाई हुई तो फिर डेविएशन इन्वेस्टिगेशन कापा और पॉसिबल प्रोडक्ट इम्पैक्ट तक जा सकती है। तो डीक्यू का टाइमिंग कोई सिर्फ प्रोसीड्यूरल सीक्वेंस नहीं है, यही टाइमिंग डीक्यू को प्रिवेंटिव एक्टिविटी बनाती है। डीक्यू का फायदा तभी सबसे ज्यादा है जब डिजाइन अभी प्रपोज स्टेज में है और ऑर्गेनाइजेशन के पास उसे बदलने का प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसलिए एक वैलिडेशन प्रोफेशनल को डीक्यू को मतलब डीक्यू की डेट देखकर सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि डीक्यू हुआ या नहीं, उसे ये भी देखना चाहिए कि डीक्यू कब हुआ और क्या ये परचेस कमिटमेंट से पहले हुआ था। अब अगला सवाल, डीक्यू, डिजाइन रिव्यू, एफएटी और आईक्यू में आखिर डिफरेंस क्या है? क्योंकि चारों एक्टिविटीज में इक्विपमेंट या सिस्टम को रिव्यू किया जाता है, रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन चारों का सवाल एक जैसा नहीं है। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एफ ए टी, आई क्यू और डी क्यू सब में इक्विपमेंट रिव्यू भी करते हैं, लेकिन चारों का जो सवाल है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। सो अब डी अब बहुत मतलब एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हमने फैट कर लिया है, हमने एफएटी किया है, इसलिए डीक्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या फैट ये प्रूव करता है कि हमने सही इक्विपमेंट का डिजाइन सेलेक्ट किया है? नहीं भाई। और यही डीक्यू और एफएटी के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलिए चार एक्टिविटीज को एक ही सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। अब डीक्यू में सवाल आता है, क्या प्रपोज डिजाइन हमारे इंटेंडेड पर्पस के लिए सुइटेबल है और जीएमपी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? इज द प्रपोज डिजाइन सुटेबल फॉर आवर प्रपोज्ड पर्पस फॉर आवर पर्पस एंड कंप्लायंट विद जीएमपी? यह एक्टिविटी परचेस ऑर्डर से पहले होती है। कब होती है? परचेस ऑर्डर से पहले होती है, जब डिजाइन में जब डिजाइन में अभी भी चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। हम मतलब इसका ओनरशिप, अब ये मतलब डिजाइन का चेंज किया जा सकता है, मतलब इसका ओनरशिप किसका रहता है? मतलब यूजर के पास रहता है ना। अभी हमने पैसा नहीं दिया है, परचेस ऑर्डर भी नहीं दिया है, हमारा ओनरशिप है, उसमें चेंज हमको चेंज करके चाहिए भाई।
ठीक है। अब डिजाइन रिव्यू, मतलब ये DQ, डिजाइन क्वालिफाई। अब डिजाइन रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो डिजाइन रिव्यू का फोकस थोड़ा अलग रहता है। ये देखता है कि डिजाइन टेक्निकली साउंड, कंप्लीट और मतलब इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं, इंटरनली साउंड एंड कंप्लीट है या नहीं है। करेक्ट। ये डेवलपमेंट के दौरान एक बार नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। इसमें डिजाइनर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यूजर और मतलब यूजर ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब हम लोग जा जा सकते हैं उनके पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, मुझे ये सेंसर की हाइट, मतलब इसमें जो मैं सेंसर घुसाऊंगा वो सिर्फ 200 mm ही घुसेगा अंदर। वो मतलब 210 mm नहीं घुसना चाहिए भाई, वो जो जहाँ पे सेंसर थर्मोवेल में हम डालते हैं। सो दैट इज, वो प्राइमरी ओनरशिप डिजाइनर का रहेगा, डिजाइनर करेगा सारा, लेकिन हम बता सकते हैं ना कि हमें कैसा चाहिए डिजाइन रिव्यू। अब बात करते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट की। अब इक्विपमेंट तो बन चुका है और सप्लायर की फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी पर वो रेडी है, मतलब उनके यहाँ पे। तो यहाँ एपीटी का मतलब क्या सवाल आता है, क्या जो इक्विपमेंट बनाया गया, डज द बिल्ट इक्विपमेंट वर्क एट द सप्लायर्स वर्क, क्या जो इक्विपमेंट बनाया गया वो सप्लायर के साइट पर एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये सवाल रहता है। लेकिन कब इक्विपमेंट बन गया है और वो शिपमेंट करने वाले हैं, बिफोर शिपमेंट। करेक्ट। यानी एफएटी बिल्ट इक्विपमेंट को टेस्ट करता है जो ऑलरेडी बन गया है, और फिर यहाँ पे मतलब एफएटी ये नहीं पूछता कि हमने शुरू में सही डिजाइन सेलेक्ट किया था या नहीं। पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। वो डिजाइन तो हमें यहाँ पे डीक्यू में ही देख लेना चाहिए था, रिव्यू में। यहाँ पे ये पूछेगा क्या वो सही वर्क, मतलब सही बन गया है डिजाइन के हिसाब से। फर्क आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सप्लायर रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन वो हमारे विटनेस में ही एफएटी करता है, हम लोग ही जाते हैं। तो हम भी तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई मतलब डिज़ाइन आपने सही सेलेक्ट किया था या नहीं किया था, वो नहीं पूछेंगे हम लोग। अब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, आईक्यू। तो आईक्यू में क्या होता है, क्या आता है? इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आईक्यू में हम वेरीफाई करते हैं कि इक्विपमेंट हमारे इन्वायरमेंट में अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। क्या इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आईक्यू में हम वेरीफाई करते हैं कि इक्विपमेंट हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब हमारी कंपनी में अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। ये हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में चेक करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि डी क्यू क्यों करना चाहिए, एफएटी क्यों करते हैं, और आई क्यू में क्या करते हैं। मान लीजिए किसी प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम में एक सैंपलिंग पॉइंट के लिए गलत टाइप का वॉल डिजाइन में सेलेक्ट कर दिया है, डिजाइन में। अब सप्लायर ने वही वॉल लगाया जो अप्रूव डिजाइन में था। एफएटी के दौरान वॉल ओपन हुआ, वॉल क्लोज हुआ, लीकेज नहीं है, तो एफएटी तो पास रहेगा ना, कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। कब? ड्यूरिंग एफएटी। तो भाई एफएटी तो पास हो गया, एफएटी इज पास्ड। ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद भी वॉल सही तरीके से इंस्टॉल्ड है तो आईक्यू भी पास होगा। अब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में भी क्या हुआ, उसका वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, फंक्शन कर रहा है, पास्ड। ठीक है। लेकिन ओरिजिन डिजाइन ही गलत था। ओरिजिन मतलब ओरिजिनल जो डिजाइन है वही गलत गलत था। अगर सैम्पलिंग पॉइंट के लिए जीएमपी रिक्वायरमेंट के अनुसार जीरो डेड लेग या अप्रोप्राइट वॉल डिजाइन चाहिए, तो सिर्फ वॉल का ऑपरेट करना ये प्रूव नहीं करता है कि डिजाइन सही था। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन
हम लोग चेक कर रहे हैं, ये प्रूव थोड़ी करता है कि वो मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस के लिए जो हॉल चाहिए वो डिजाइन उसके हिसाब से डिजाइन सही था या नहीं। यहाँ पे प्रूव नहीं होता है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट गलत दिया था ना भाई, रिक्वायरमेंट ही गलत था। यही डीक्यू की वैल्यू है दोस्तों। एफएटी पूछता है जो बनाया है वो काम करता है। एफएटी क्या पूछता है? जो बनाया है वो काम करता है। और डीक्यू क्या पूछता है? क्या हमें यही डिजाइन बनाना चाहिए था? डीक्यू क्या हमें ये जो डिजाइन बना रहे हैं यही बनाना था, यही बनना चाहिए था, ये डीक्यू पूछता है। दोनों क्वेश्चंस अलग है, इसलिए एफएटी को डीक्यू का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। एफएटी बिल्ट इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी और एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ है। डीक्यू प्रपोज डिजाइन की सुटेबिलिटी और जीएमपी कंप्लायंस से जुड़ा है। और आईक्यू इंस्टॉलेशन की करेक्टनेस वेरीफाई करता है। अगर डिजाइन में फंडामेंटल मिस्टेक है, अगर डिजाइन में फंडामेंटल मिस्टेक है तो फैट उस मिस्टेक को पास भी नहीं कर सकता है। सॉरी, अगर डिजाइन में फंडामेंटल मिस्टेक है तो फैट उस मिस्टेक को पास भी कर सकता है, एफएटी, क्योंकि फैट वही टेस्ट कर रहा है जो बनाया गया है। याद रखिए डीक्यू ये वेरीफाई करता है कि हमने सही चीज डिजाइन की है। एफएटी ये वेरीफाई करता है कि जो चीज बनाई गई है वह एक्सपेक्टेड तरीके से काम करती है। और आईक्यू ये वेरीफाई करता है कि वह चीज हमारी फैसिलिटी में सही तरीके से इंस्टॉल्ड है। अब जब हमें डीक्यू की पोजीशन और बाकी क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज से इसका डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो अगला सवाल है डीक्यू में आखिर हम क्या वेरीफाई करते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं व्हाट डीक्यू वेरीफाइज। अब हमें पता है कि डीक्यू कब करना है और डीक्यू, एफएटी तथा आईक्यू में क्या डिफरेंस है। लेकिन अब असली काम शुरू होता है जब प्रपोज डिजाइन हमारे सामने आता है, तब हम उसमें देखते हैं क्या है। नाउ यू रिसीव्ड प्रपोज्ड डिजाइन, आपको मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यूआरएस के सामने मेट लिख देना डीक्यू नहीं है। मतलब देखिए अभी यूआरएस रिक्वायरमेंट है एक्स वाई जेड चाहिए, उस सामने लिख दिया मेट, ये डीक्यू नहीं है भाई। देखिए ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम यूआरएस टू प्रपोज डिजाइन, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम ये वेरीफाई करना है कि अप्रूव्ड यूआरएस की हर रिक्वायरमेंट, अप्रूव्ड यूआरएस की बोल रहा हूं मैं, हर रिक्वायरमेंट प्रपोज डिजाइन में कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये हमें वेरीफाई करना है। यानी रिक्वायरमेंट को डिजाइन फीचर और ऑब्जेक्टिव एविडेंस के साथ कनेक्ट करना है। अगर कोई रिक्वायरमेंट डिजाइन में दिखाई नहीं दे रही है तो उसे सिंपली मेट नहीं लिखेंगे, हमें उस गैप को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या गैप है वहां पे देखना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा, हमें डिजाइन रिव्यू करना है। यहाँ हम डिजाइन को सिर्फ फंक्शनलिटी के लिए नहीं देखते, हम देखते हैं कि डिजाइन जीएमपी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकली सुटेबल है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, क्या इक्विपमेंट प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, मटेरियल अप्रोप्राइट है क्या, जो मटेरियल है इक्विपमेंट के साथ, इक्विपमेंट या इक्विपमेंट का या कोई भी उसका वो अप्रोप्राइट है क्या।
ठीक है, अप्रोप्राइट है क्या? क्या इक्विपमेंट के क्रिटिकल एरियाज तक एक्सेस मिलता है क्या? मिलता है एक्सेस, सेंसर कैलिब्रेशन करने के लिए, या फिर पैनल ऑपरेट करने के लिए, या फिर मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर ब्रेकडाउन अटेंड करने के लिए। क्या सिस्टम प्रॉपरली ड्रेन हो सकता है? ड्रेन हो सकता है। यानी ड्राइंग को केवल इंजीनियरिंग नज़र से नहीं, जीएमपी नज़र से भी देखना है। ये जीएमपी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये भी फुलफिल हो रही है क्या, ये हम देखना है यहाँ पे। ठीक है। अब तीसरा आता है रेगुलेटरी कैपेबिलिटी। रेगुलेटरी कैपेबिलिटी में क्या है गाइस? 21 सी पर पार्ट 11 कंप्लाइज करता है क्या? एनेक्जर 11 कंप्लाई होता है क्या? गैम 5 कंप्लाई होता है क्या? ऑडिट ट्रेल, एक्सेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डेटा रिटेंशन, मतलब देखो डेटा इंटीग्रिटी भी है। ठीक है, इसके कुछ चांसेस है क्या यहाँ पे मैनिपुलेशन के? ऑडिट ट्रेल प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या? ऑडिट ट्रेल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली दिया हुआ है क्या? एक्सेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डेटा रिटेंशन, एक डेटा बैकअप और रिटेंशन की चीज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, एप्लीकेबल है या नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी उस इक्विपमेंट के फंक्शन में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ सकती है। इस मतलब पहला लेवल है, क्या डिज़ाइन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है? ये जो डिज़ाइन है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। दूसरा लेवल है, क्या डिज़ाइन जीएमपी और एप्लीकेबल रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही तरीके से बनाया गया है, करेक्ट? और और मतलब ये दोनों मिलकर एक मीनिंगफुल डीक्यू बन सकता है। ये दोनों मिलके एक मीनिंगफुल डीक्यू बन सकता है। एक एक्सपीरियंस डीक्यू रिव्यूअर जो है सिर्फ ये नहीं देखता है कि डिजाइन में क्या मौजूद है, वो ये भी देखेगा, उसने ये भी देखना चाहिए कि डिजाइन में क्या मिसिंग है, क्या इम्पैक्टफुल है, और क्या फ्यूचर मतलब फ्यूचर क्वालिफिकेशन या ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर क्वालिफिकेशन या ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो इम्पैक्ट भी उसने देखना है। और यही है पॉइंट है, मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ चेकलिस्ट बेस्ड रिव्यू से आगे बढ़कर प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब इन तीन ब्रॉड एरियाज को और प्रैक्टिकल बनाते हैं। जो ये तीनों एरियाज है इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। अगली स्लाइड में हम डीक्यू के 8 स्पेसिफिक वेरिफिकेशन एरियाज को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इनमें से कौन से एरियाज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब आपको तो दिख गया होगा कि 8 वेरिफिकेशन एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, हर इक्विपमेंट या सिस्टम में सभी एरियाज का एप्लीकेबिलिटी लेवल समान नहीं होगा, ये पहले समझ लीजिए। लेकिन हर एरियाज को कंसीडर करना और उसका डिसीजन डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अब यूआरएस ट्रेसेबिलिटी, ये यूआरएस ट्रेसेबिलिटी, हम अप्रूव्ड यूआरएस की हर रिक्वायरमेंट की मतलब हर रिक्वायरमेंट को प्रपोज डिजाइन के साथ मैप करेंगे। ठीक है, अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, मतलब एविडेंस होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो गैप आइडेंटिफाई होगा, तो गैप आइडेंटिफाई होगा। यानी डीक्यू का पहला सवाल है जो हमने मांगा था, क्या डिजाइन में वही वास्तव में मौजूद है, वही अवेलेबल है, करेक्ट? अब दूसरी चीज आती है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरा मतलब प्रोडक्ट कांटेक्ट सरफेस किस मटेरियल की है, जहाँ पे प्रोडक्ट हम मिक्सिंग होगा या फिर ग्रैनुलेशन होगा या फिर वहाँ पे स्टोर किया जाएगा या फिर केमिकल रिएक्शन होगा। सो उसका जो कांटेक्ट सरफेस है वो कौन सा मटेरियल है, सरफेस फिनिश है क्या, मटेरियल प्रोसेस और क्लीनिंग रिक्वायरमेंट के साथ कॉम्पेटिबल है क्या, मतलब जो हम उसको उसका क्लीनिंग करेंगे, ठीक है,
वो उसके साथ कॉम्पेटेबल है या नहीं है, कि या फिर उससे वो जो मटेरियल है सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब वो अच्छा नहीं रहेगा यूज़ के लिए। और और जहाँ एप्लीकेबल हो, मटेरियल सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए हम SS316 का यूज़ कर रहे हैं, तो SS316 या 316L जो भी है, उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए टेस्टिंग का, कि ये वही मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि गलत मटेरियल सिलेक्शन के बाद क्लीनिंग, कंटेमिनेशन या प्रोडक्ट कांटेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये ध्यान रखिए। तीसरा है हमारा मतलब क्लीनेबिलिटी। अब क्या इक्विपमेंट को प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है, ये हमें चेक करना है। क्या सिस्टम ड्रेनेबल है, क्या डेड लेग है, क्या कोई ऐसा कॉर्नर या सरफेस है जहां ऑपरेटर प्रैक्टिकली पहुंच ही नहीं सकता। ये सिर्फ इंजीनियरिंग क्वेश्चंस नहीं है, ये जीएमपी क्वेश्चंस है, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब चौथा आता है कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। अब कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगा हुआ है, कौन से लोकेशन पे, हमने ऑलरेडी एक सेंसर की बात की थी। क्या टेक्नीशियन वहाँ आसानी से पहुँच सकता है, क्या इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करके कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्या कैलिब्रेशन के लिए पूरी प्रोसेस या इक्विपमेंट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एक डिज़ाइन टेक्निकली फंक्शनल हो सकता है, लेकिन अगर हर कैलिब्रेशन पर प्रोडक्शन रोकनी पड़े तो वो डिज़ाइन प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी चाहिए। अब यूटिलिटीज़ एंड एनवायरनमेंट, इसमें देखिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल होनी चाहिए, पावर अवेलेबल होनी चाहिए। कॉम्प्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रेनेज अवेलेबल है नहीं है, स्पेस अवेलेबल है नहीं है, एरिया क्लासिफिकेशन, मतलब एरिया क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ एंड एनवायरनमेंट में चेक करनी चाहिए। अब उसके बाद में आता है सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स। मतलब इसमें गार्डिंग एडिक्वेट है या नहीं है। एक मोटर लगाया है, वहाँ पे गार्डिंग नहीं है, फिर किसी का हाथ चला जाए तो उसमें चला जाए हाथ, या फिर कुछ कंप्रेशन मशीन है, किसी ने हाथ रख दिया, मशीन स्टार्ट हो गया, उम, बेचारा चला गया अंदर। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एडिक्वेट गार्डिंग है क्या, रिक्वायर्ड इंटरलॉक्स अवेलेबल है क्या। नहीं तो मशीन चल रहा है, मैंने पैनल खोल दिया, फिर भी मशीन चल ही रहा है, तो यहाँ पे सेफ्टी रिस्क बढ़ जाता है। ऑपरेटर सेफ्टी एक्सेस कर मतलब सेफली एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, मैनुअल हैंडलिंग प्रैक्टिकल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब मशीन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सेफली ऑपरेट करने के लिए भी चेक करती है या चेक करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी कैपेबिलिटी। अब रेगुलेटरी कैपेबिलिटी में क्या, हमने ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब एरिया कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटरी कैपेबिलिटी। ये बहुत बड़ा एरिया है। तो ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है क्या, एक्सेस कंट्रोल एडिक्वेट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और सिग्नेचर जो है रिक्वायरमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती है, इक्विपमेंट डेटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है नहीं हो सकती है। और यही वो जगह है जहाँ सीएसवी प्रोफेशनल की स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लायर कैपेबिलिटी। सो हमने डिज़ाइन अप्रूव कर दिया, लेकिन क्या सप्लायर वास्तव में वही डिज़ाइन डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। मतलब हम पहले डिज़ाइन अप्रूव करेंगे, लेकिन वेदर दैट सप्लायर इज एबल टू डिलीवर सेम डिज़ाइन, और वो कुछ चेंज कर देगा वहाँ पे, या जैसा डिज़ाइन हमने दिया है वैसा डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये हमें चेक करना है, क्या सप्लायर के पास रिक्वायर्ड टेक्निकल कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस्ड मैन पावर है, क्या उनके पास उनका क्वालिटी प्रोसीजर्स है, एसओपीज फॉलो करते हैं ये लोग, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बाद में। इसका कनेक्शन सप्लायर असेसमेंट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब दो एरियाज पे थोड़ा विशेष हमें ध्यान देना चाहिए, यूआरएस ट्रेसेबिलिटी, ये पहला वाला, और दूसरा जो है रेगुलेटरी कैपेबिलिटी। ये रेगुलेटरी कैपेबिलिटी, ये दो एरियाज है। ठीक है, अब ये रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज और यूआरएस ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि
पहला हमें बताता है कि हमने सही रिक्वायरमेंट मांगी, मतलब जो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने सही मांगी, और प्रपोज्ड डिजाइन से मतलब उसे पूरा करता है या नहीं। ठीक है। और दूसरा, अब कंप्यूटराइज सिस्टम में यह बताता है कि जिस रेगुलेटरी कंट्रोल को हम बाद में क्वालिफिकेशन और ऑपरेशन में रिलाई करने वाले हैं, वो कैपेबिलिटी डिजाइन में वास्तव में रियल में मौजूद है या नहीं। ठीक है। इसलिए डीक्यू रिव्यू को सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह मत रखिए या नहीं समझना चाहिए। इन 8 एरियाज के माध्यम से हम डिजाइन की फंक्शनलिटी, जीएमपी सुटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज सभी को सिस्टमेटिकली चैलेंज करते हैं। अब हमारे पास 30 या 40 यूआरएस रिक्वायरमेंट हो, तो हम हर रिक्वायरमेंट को डिजाइन के साथ प्रैक्टिकली कैसे ट्रेस करेंगे। अगली स्लाइड में हम एक एक्चुअल यूआरएस ट्रेसेबिलिटी टेबल के थ्रू यही देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्क्रीन पर। तो यूआरएस ट्रेसेबिलिटी, द मैकेनिकल हाफ। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको यूआरएस आईडी दिया गया है, रिक्वायरमेंट दी गई है, वेयर द डिजाइन मीट्स इट, उसका एविडेंस दिया गया है और वर्डिक्ट भी दिया गया है। अब मान लीजिए हमारे पास अप्रूव यूआरएस है और सप्लायर का प्रपोज डिजाइन भी हमारे सामने है। सबसे पहला प्रैक्टिकल काम क्या होगा? हम ये नहीं कहेंगे कि डिजाइन ठीक लग रहा है, हम रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट एविडेंस के साथ वेरीफाई करेंगे। करेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि डिजाइन ठीक लग रहा है, हम क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट एविडेंस के साथ वेरीफाई करेंगे उसको। इस स्लाइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूआरएस ट्रेसेबिलिटी। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है, हमारी हर यूआरएस रिक्वायरमेंट का प्रपोज डिजाइन में कोई क्लियर कनेक्शन और एविडेंस होना चाहिए। हर रिक्वायरमेंट का क्लियर कनेक्शन और एविडेंस होना चाहिए, ये एविडेंस होना चाहिए। यूआरएस आईडी, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन में वह रिक्वायरमेंट कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, वेयर द डिज़ाइन मीट्स इट, और उसका एविडेंस क्या है, ये यहाँ पे हम एविडेंस क्या है वो लिखेंगे, और फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब मेट होता है या फिर नॉट मेट है। सो रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस SS316L हो, और सरफेस फिनिश RA लेस देन और मतलब लेस देन 0.4 माइक्रोन हो। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस SS316L हो। अब डेटा शीट की बात देखिए, डेटा मतलब डेटा शीट सेक्शन 3, मटेरियल सर्टिफिकेट्स ऑफर्ड। अब उन्होंने सर्टिफिकेट तो ऑफर, मतलब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने मटेरियल सर्टिफिकेट भी दिया है, इसलिए यहाँ एविडेंस अवेलेबल है। क्या हो गया? इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, मैंने सर्टिफिकेट पे चेक किया कि भाई वो SS316 है एल, और उसका वो ये 0.4 मतलब माइक्रोन भी है। सो इट मेट हो गई हमारी रिक्वायरमेंट, मतलब URS 004 जो रिक्वायरमेंट थी वो मेट हो रही है। करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल URS 11 देखिए, ऑल प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स रिमूवेबल विदाउट टूल्स। जीए ड्राइंग दिया है, शोज टूल फ्री टर्रेंट एक्सेस, ड्राइंग है, मतलब एविडेंस में मेट हो गई। ठीक है। अब URS 17 भी, कंप्रेशन फोर्स रिकॉर्डेड फॉर एवरी टैबलेट। ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन P14 मेट। अब नीचे की दो देखिए थोड़ा, 22 को समझिए। रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट ट्रेल किसी भी यूजर रोल से डिसेबल ना हो सके। क्या? ऑडिट ट्रेल कैनॉट बी डिसेबल बाय एनी यूजर रोल। वेंडर कंफर्म्स कॉन्फ़िगरेबल पर प्रोजेक्ट।
ठीक है। सप्लायर की इंफॉर्मेशन कहती है कि ऑडिट ट्रेल प्रोजेक्ट के अनुसार कॉन्फ़िगरेबल है। यहीं डीक्यू रिव्यूअर को रुकना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कह रही है कि डिसेबल नहीं हो सकता, लेकिन प्रपोज कैपेबिलिटी कह रही है कि कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेबल पर प्रोजेक्ट, इसलिए यह रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। और इसका वर्डिक्ट जो है देखिए क्या है, नॉट मेट। लास्ट वन भी देखिए, यहाँ पे 3.2 मीटर इंटू 2.4 मीटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और मशीन की विड्थ 3.4 मीटर यहाँ पे दे दी है। उसके लिए लेआउट भी दिया है LO114, यानी डिजाइन रिक्वायरमेंट से 200 ज्यादा है। तो ये तो मेट नहीं होगा, नॉट मेट। मशीन अवेलेबल स्पेस में फिट नहीं होगी, रूम मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, क्लीनिंग जो क्लियरेंस प्रभावित हो सकती है, वहां से आसपास जगह नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट लाइन टाइम लाइन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसको नॉट मेट में डाला है। अब इन दोनों नॉट मेट फाइंडिंग को ध्यान से देखिए। ऑडिट ट्रेल वाला गैप कंप्यूटराइज सिस्टम की रेगुलेटरी कैपेबिलिटी से जुड़ा है। ठीक है, ये 22। फुटप्रिंट वाला गैप फिजिकल डिजाइन से जुड़ा है, ये सेकेंड लास्ट वन। लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स परचेस ऑर्डर से पहले आइडेंटिफाई हो गई, बिफोर परचेस ऑर्डर। ठीक है। यही जो है डीक्यू की प्रैक्टिकल वैल्यू है। यूआरएस ट्रेसेबिलिटी का मतलब केवल टेबल में मेट या नॉट मेट भरना नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेसेबिलिटी रिव्यू में हर वर्डिक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए। अगर आप मेट लिखते हैं तो रिव्यूअर पूछ सकता है, वेयर इज द एविडेंस, कहाँ पे है बताओ मुझे। और अगर रिक्वायरमेंट मेट नहीं होती तो डीक्यू आपको उस गैप को परचेस कमिटमेंट से पहले आइडेंटिफाई करने का मौका देता है भाई। लेकिन हर डीक्यू फाइंडिंग इतनी आसानी से टेबल में दिखाई नहीं देती। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें केवल यूआरएस ट्रेसेबिलिटी देखकर नहीं पकड़ा जा सकता। उन्हें डिजाइन को जीएमपी पर्सपेक्टिव से क्रिटिकली रिव्यू करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगली स्लाइड में वही देखते हैं, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जीएमपी डिजाइन रिव्यू, द जजमेंट हब। अब क्वेश्चन है, वेयर यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट इट कॉस्ट इफ मिस्ड। मतलब अगर हमने वो नहीं देखा तो मिस कर दिया तो क्या कॉस्ट देना पड़ेगा। यूआरएस ट्रेसेबिलिटी हमें बताती है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, लेकिन क्या सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी होना ही एक गुड जीएमपी डिजाइन की गारंटी है? नहीं, क्योंकि कुछ डिजाइन प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो टेबल में मेट दिखाई देगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऑपरेशन में वही सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। यहीं से आता है जीएमपी डिजाइन रिव्यू। इसी के वजह से ट्रेसेबिलिटी का एक स्ट्रक्चर्ड और रिलेटिवली मैकेनिकल एक्सरसाइज है। रिक्वायरमेंट को डिजाइन से मैप करता है, लेकिन जीएमपी डिजाइन रिव्यू में हमें थोड़ा आगे जाकर डिजाइन को प्रैक्टिकली चैलेंज करना होता है। क्या हर प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस प्रॉपरली क्लीन हो सकती है? अब ड्राइंग में इक्विपमेंट बहुत अच्छा दिखाई दे सकता है जो ड्राइंग बनती है, लेकिन हमें यह देखना है कि ऑपरेटर वास्तव में हर प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस तक पहुंच सकता है या नहीं। करेक्ट है ना? अब यहाँ पे, कैन एवरी प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस बी क्लीन, एक्सेस, ड्रेनेबिलिटी, नो क्रेवनेस, नो अनरीचेबल कॉर्नर्स, ये हमें देखना है।
और अगर हम ये नहीं देख पाए, अगर हमने ये अ, मतलब नहीं चेक किया, तो क्लीनिंग वैलिडेशन फेल्यूर्स फॉर द लाइफ ऑफ, मतलब क्लीनिंग वैलिडेशन फेल्यूर फॉर द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, क्या कॉस्ट देनी पड़ सकती है देखो। क्योंकि अगर डिजाइन के कारण क्लीनिंग ही प्रॉपरली नहीं हो सकती, तो बाद में क्लीनिंग वैलिडेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना भाई। अब देखिए, ये बहुत सारे सवाल है, और एक ले लेते हैं, कैन इंस्ट्रूमेंट बी कैलिब्रेटेड इन प्लेस। अब उसके लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट उसी प्लेस पे कैलिब्रेशन कर सकते हैं क्या? एक्सेस देखना पड़ेगा, आइसोलेशन वॉल्स है क्या, नहीं तो वहाँ पे एक केमिकल की लाइन गई है, सेंसर निकालूंगा तो वो केमिकल गिर जाएगा वहाँ से। तो उसको आइसोलेशन वॉल दिया हुआ है क्या, रिमूवेबल सेंसर पॉकेट्स लगाए हैं क्या, कि अगर उसमें सिर्फ सेंसर ही होते हैं और वो पॉकेट्स रिमूवेबल है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और अगर हमने ये मिस किया तो प्रोडक्शन स्टॉप एवरी कैलिब्रेशन साइकिल। जब भी कैलिब्रेशन आएगा उसमें प्रोडक्शन में बंद करना पड़ेगा कैलिब्रेशन के टाइम पे। करेक्ट। सबसे मतलब वैल्यूएबल पॉइंट है डिजाइन रिव्यू में सही लोगों को शामिल करना। जो व्यक्ति इक्विपमेंट को क्लीन करेगा उसे डिजाइन रिव्यू में शामिल करना, जो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करेगा उसे भी शामिल कीजिए, क्योंकि ये ड्राइंग में ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर सकता है जिसे केवल क्वालिटी या इंजीनियरिंग